हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, पीवाईक्यूज का। इसका वेटेज जो है वो 5% है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई आज हम क्या क्या पूरा करेंगे, है ना। फाइंडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, सिस ट्रांस आइसोमर, हाउ टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिगेंड, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, टेट्राडेंटेड लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, देयर आइसोमर, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो ये सब हम ऑब्जेक्टिव्स में पूरा करेंगे। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आते हैं वेटेज में, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चंस में। कोऑर्डिनेशन में न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। ठीक है, तो वही चीजें रीकैप में इस लेसन में क्या कुछ होगा उसी के बारे में। तो भाई सबसे पहले बात आती है सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स मतलब किसी एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ढूंढते हैं, पता है किसी को बेटा? ये सिस और ट्रांस आइसोमर पढ़ा कभी किसी ने? एनीवन एल्स? किसी ने पढ़ा हो? किसी ने नहीं पढ़ा? सिस और ट्रांस आइसोमर देखो क्या होता है। अगर जो सबसे जनरल एग्जांपल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, मान लो हाइड्रोजन ऐसे आर पार है, इधर क्लोरीन लगा देते हैं दूसरा एटम। डेफिनेटली दो अलग अलग एटम होने चाहिए। सेम कार्बन पर दो अलग अलग एटम होने चाहिए। अगर सेम पर सेम हो गया और आप उसको सिस मानने लग जाओगे, गलत हो जाएगा। ये हो गया ट्रांस। कैसे? ये देखिए आर पार लगा हुआ है ना। दूसरा देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर मैं क्लोरीन को यहां लगा दूं और दूसरा क्लोरीन यहीं लगा रहा है, ये हो गए सिस। एक साइड में है तो सिस, सेम फेस साइड में, ये सिस है, ये ट्रांस है। यस यस सर। यस है ना। सर। अब इसी में ये डबल बॉन्ड पर है, ये तो डबल बॉन्ड है। क्या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड होने वाला है कोऑर्डिनेशन में? हम कार्बन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में, तो मेटल्स के बारे में होगा। तो हम एक मेटल लेते हैं, इस मेटल के चारों तरफ कुछ लगा देते हैं ना। जैसे क्लोरीन लगा दिया, NO2 लगा दिया, तो यहाँ पर फिर से क्लोरीन लगा दिया, यहाँ NO2 लगा दिया। ये स्क्वायर प्लेनर है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर मतलब एक स्क्वायर है जिसके दो डायगोनल्स है ना, प्लेन में है ऐसा कुछ। तो ये मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी क्या दिखाते हैं? वो सिस और ट्रांस आइसोमर दिखाते हैं। तो ये क्या होगा भाई? क्लोरीन आर पार लगी हुई है, NO2 भी आर पार लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? सिस। क्लियर है? सॉरी ट्रांस, ये ट्रांस होगा, यस सर। है ना, ट्रांस। ये ट्रांस है। और अगर सिस बनाना हो इसी में, तो सिस कैसे बनेगा? दोनों क्लोरीन एक साइड लगा दो, दोनों NO2 एक साइड लगा दो, ये बन गया सिस। ठीक है, तो यानी हम यस इनके बारे सर। में बात करेंगे, ना कि इनके बारे में। हालांकि ये भी सिस ट्रांस है, दिमाग में पहले सबसे पहले यही आता है कि सिस ट्रांस की बात करें तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे काउंट करते हैं इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में शायद कोऑर्डिनेशन नंबर किया था क्या, देखते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि सारा कुछ सिंपल ही चलने वाला है। जैसे मैंने बताया कि स्क्वायर प्लेनर हमेशा होगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम इन, कोबाल्ट क्लोराइड डाई इन है और यहाँ एल्यूमिनियम डाई और ट्राई ऑक्सालेटाइन लगा हुआ है। तो अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, यानी कितने एटम से चिपक रहे हैं एक साथ, एल्यूमिनियम के साथ और कोबाल्ट के साथ। तो देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम वाले का फाइंड करते हैं। CO के साथ एक क्लोरीन लगा है, कोबाल्ट के साथ एक क्लोरीन है, दो ईन लगे हुए हैं, दो ईन। तो भाई दो ईन लगाओगे तो कैसे लगेंगे? ईन क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन। यस सर। तो यहाँ पर CH2 CH2, ये होता है इथाइलिन। ये इथाइलिन था, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन पहले था, डबल बॉन्ड टूट गया, दो अमाइन जुड़ गए, तो दोनों अमाइन अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, सेम एक और इथाइलिन डाइअमाइन एक और है, और यहाँ पर CH2 CH2, ये भी दोनों अमाइन अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो टोटल 5 एटम है ना जो इसको टच करेंगे। दो 4 नाइट्रोजन होंगे और एक क्लोरीन होगा। जो बॉन्ड बना रहे हैं वही सबसे नियरेस्ट एटम जो इसको टच करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई? इज नॉट 5, है ना, ये 5 बन गया। यस सर। बिल्कुल।
इसका ऐसे आपको याद रखना होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम वाला ऑक्सैलेट आयन है, तो ऑक्सैलेट आयन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सैलेट आयन COO नेगेटिव और दूसरा एक और COO नेगेटिव, ये होता है ऑक्सैलेट आयन। तो सही तरीके से बनाते हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा के OO नेगेटिव OO नेगेटिव, यानी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर यहाँ भी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। आप डबल बॉन्ड नीचे भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो रही है। ये ऐसे करके अपने लोन पेयर डोनेट करता है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों एल्यूमिनियम को ऐसे डोनेट करेगा, सेम टू सेम। एक और होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी 2 ऑक्सीजन होंगे, वो भी ऐसे डोनेट करेगा, दोनों नेगेटिव आयन। फिर एक और होगा। तो इस तरह से ऑक्सैलेट आयन जो है, 3 ऑक्सैलेट आयन यानी 6 एटम्स डोनर होंगे इसमें। तो एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। क्लियर है? यस तो यस ये सर। आंसर आएगा D 5 एंड 6। अब ये भी बड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। उसने पहले किसका पूछा था? कोबाल्ट का पूछा था, उसके बाद एल्यूमिनियम का। तो कोबाल्ट का पहले 5 आया है और एल्यूमिनियम का पहले बाद में 6 आया है। ये भी आपको ध्यान रखना होता है, वरना गड़बड़ मत करना, इसके अंदर ध्यान रख लेना। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ इन्होंने बता रखा है वही सेम टू सेम, बस स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सेम टू सेम वही 5 शो कर रखा है और 6 भी शो कर रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक आसान लेसन है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक आसान लेसन है, जिसके अंदर हम ये सब पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। एडवांस के क्वेश्चन भी इसके मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सा जो आपने बेसिक पढ़ा है ना, स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और आइसोमेरिज्म, यही थोड़े से। आइसोमर में थोड़ा सा इंसान अटकता है, वो याद कर लो तो अच्छे से सब हो जाता है। चलो बेसिस और ट्रांस आइसोमर क्या होता है, तो ये मैं आपको वैसे बता ही चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर फिर से सिस और ट्रांस के बारे में, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है जो कार्बन में आता है। डबल बॉन्ड है, दोनों एक साइड में है, सिस हो गया। दोनों अलग अलग साइड में है, ट्रांस हो गया, सिस एंड ट्रांस। यहाँ देखिए अब जरा, इस मॉलिक्यूल में कैसे सिस और ट्रांस पहचानेंगे भाई? तो बताएगा इसमें सिस क्या और ट्रांस क्या है? सोचिए। है आपके पास ऐसा कुछ जो डिफाइन करता हो इसमें सिस कौन सा ट्रांस कौन सा? किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या? एनीवन एल्स? ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पता है? देखो इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन अबव द प्लेन है, ये कार्बन भी अबव द प्लेन है सर दूसरे में अलग है ना। दूसरे में एक अबव द प्लेन है और इसके अंदर ये बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन है। तो सेम साइड अगर दोनों लगे हुए हैं तो वो सिस होता है, और अगर ऊपर नीचे लगे हैं वो ट्रांस होता है, सिस एंड ट्रांस। ये भी सिस एंड ट्रांस बनेगा, समझ में आया? यस सर। वैसे इस सिस ट्रांस को हम सिन और एंटी एडिशन, सिन और एंटी मानते हैं। मतलब सिस ट्रांस को हम इसे मानते हैं एक्चुअल में, ऐसी चीजों को सिन बोलते हैं, SYN। और ये होता है एंटी, एक दूसरे के अपोजिट में लगे हैं, सिन एंड एंटी, ऐसा भी बोल सकते हैं इनको। तो ये सिन मतलब सेम साइड में, एंटी मतलब अपोजिट साइड में, इसीलिए इसको सिस और ट्रांस भी बोल सकते हैं। यस, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमर पूछ रखे हैं सेकंड क्वेश्चन में भी और 8th क्वेश्चन में भी। देखिए जरा, द स्पीशीज दैट कैन हैव ट्रांस आइसोमर इज, और यहाँ इन का मतलब दिखा रखा है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसे इथेन 1,2 डाइअमाइन बोल सकते हैं या फिर इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा ऑक्स का मतलब ऑक्सैलेट आयन है। ऑक्सैलेट आयन और इन के बारे में अभी अभी हमने पीछे किया था, याद है ना सबको? यस। यस सर।
तो यहाँ ये बोल रहा है जो सिसो ट्रांस कौन सा दिखाएगा। ईन लगा और दो क्लोरीन लगे हैं, ईन लगा और एक ऑक्स लगा है, ईन दो है क्लोरीन दो है, और यहाँ पर एक ही ईन है, याद रखना ऊपर वाले में। फिर जिंक के साथ ईन है और क्लोरीन है। सोचो भाई कौन सा सिसो ट्रांस, ओनली ट्रांस कौन सा दिखाएगा, सोचिए और फिर मुझे बताइए कि ट्रांस कौन सा दिखाने वाला है। बना के देख लो। प्लेटिनम, ईन लगा और दो क्लोरीन है, ईन लगा है तो डेफिनेट सी बात है ना। यहाँ पर मैं ईन लिख के ऐसा भी इसे दिखा सकता हूँ कि ये ऐसे करके दो जगह से जुड़ा है ईन, और ये रहा प्लेटिनम। तो ये सिस है, ये तो दिख रहा है, ये तो सिस बन गया है ना, दोनों एक साइड। यस सर। तो क्या इसमें ट्रांस बन सकता, मतलब मैं एक क्लोरीन को यहाँ लगा दूं और ईन को कहीं बीच में फिट कर दूं, यहाँ ईन का और यहाँ ईन का, ऐसा कुछ करके, ऐसा ऐसा बन सकता है? ऐसा मुझे पॉसिबल तो नहीं लगता, है ना। कोई और बना के देखते हैं, सभी बना के देखिए, पता लगेगा। ऐसा नहीं कि वो हो नहीं सकता, बाद में कुछ और चीजें भी कंफर्म होती हैं। क्रोमियम है, दो ईन लगे एक ऑक्स लगा, Cr है, दो ईन, चार वैलेंसी तो वैसे ही पूरी होगी इसकी, और दो एक ऑक्स लगा है, छह वैलेंसियां पूरी हो रही हैं। तो भाई ईन ऐसे लगेगा, दो ईन लगे हैं, एक ईन हम इधर लगा देते हैं, है ना। और फिर ऑक्स लगा हुआ है, तो ऑक्स छह जुड़े हैं, तो ऑक्स तो फिर ऊपर नीचे ऐसे ही जुड़ेगा। तो ये क्या होगा, ऑक्स आर पार लग रहा है, ठीक है। ईन जो है वो भी एक दूसरे के आर पार है, तो हम इसको ट्रांस कह सकते हैं। आमने सामने है ना ईन, ये समझ में आया। यस सर। यस सर। इसमें कुछ कुछ ट्रांस होने की प्रोबेबिलिटी है। प्लेटिनम, दो ईन है दो क्लोरीन है प्लेटिनम में, तो ये भी दो ईन और दो क्लोरीन, इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। दो ईन का मतलब चार प्लेटिनम, चार तो ऐसे ही बना रहा है, यहाँ ईन लग गया, एक ईन यहाँ लग गया, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर जैसा बनेगा, और दो क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, तो ये तो आर पार लग सकता है बिल्कुल, ये ट्रांस हो सकता है। सेम साइड भी लग सकता है ये, तो ये भी ट्रांस हो सकता है। जिंक, एक इन और दो क्लोरीन, एक इन और दो क्लोरीन तो प्लेटिनम वाले में भी था, जिंक वाले में भी था, इन दोनों के तो होने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, सिर्फ सी और बी के होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर क्या कहता है। ऐसी चीजें ऐसे कैलकुलेट करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएंगी, है ना। एक और क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, फिर देखते हैं इनका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट। ये एक रिएक्शन दे रखी है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन अंदर चला गया, ब्रोमीन हो गए 3, पॉजिटिव चार्ज था तो ब्रोमीन नेगेटिव अंदर जाएगा, न्यूट्रल हो गया, बट एक अमोनिया बाहर आ गया। तो ये अब इसकी सिचुएशन वो पड़ी है, कंडीशंस क्या दे रखी हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स। टू आइसोमर आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज एन सिस आइसोमर। अगर ये सिस हो तो दो आइसोमर प्रोड्यूस होंगे, ये कह रहा है कि अगर ये सिस हो तो दो आइसोमर प्रोड्यूस होंगे। तो कौन से दो आइसोमर प्रोड्यूस होंगे वो भी देखेंगे। टू आइसोमर प्रोड्यूस होंगे अगर ये ट्रांस हो तो, अगर सिस है तो दो बनेंगे, अगर ट्रांस है तो दो बनेंगे, ओनली एक बनेगा। अगर ये ट्रांस है तो ओनली एक बनेगा, अगर ये सिस है तो, ऐसा कुछ करके बोल रखा है। और फिर नीचे करेक्ट स्टेटमेंट भी बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस ठीक है, तो यानी इस मॉलिक्यूल को देखना है कि ये सिस बना रहा है कि ट्रांस बना रहा है, और अगर सिस बनाता है तो दो आइसोमर बनते हैं या एक आइसोमर बनता है, ट्रांस बनाता है तो दो बनते हैं कि एक बनता है, ऐसे करके हमें इसे समझना है। ठीक है, तो उसमें फेशियल और मेरेडियन वाले आइसोमर बनेंगे, जो शायद आपने कर रखे हैं कि नहीं कर रखे पता नहीं। पहले सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सिस बनेगा, ये ट्रांस बनेगा। अब हमने एक चीज की थी, याद है, इन दोनों एक साइड में लगा दिए प्लेटिनम के और दो क्लोरीन, और प्लेटिनम के दोनों इन अपोजिट साइड में और दो क्लोरीन। तो ये तो हमने बनाया था कि ऐसा तो बन सकता है, ट्रांस बिल्कुल बन सकता है। यही प्लेटिनम ऐसा भी बना सकता है, मतलब सिस और ट्रांस दोनों बना सकता है। शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एज फॉलोज। इसके अलावा, प्लेटिनम के अलावा एक और किया था हमने, क्रोमियम, दो इन और एक ऑक्स, हम इसे भी मान रहे थे ना, ये याद आया। ये दोनों तो नहीं हो सकते, पता है, तो ये हो सकता है कुछ कुछ। कैसे? क्रोमियम दो इन और एक ऑक्स से कैसे बनेगा? तो प्लेटिनम की जगह यहां मैं Cr लगा देता हूँ, क्रोमियम इन तो इसने लगा ही रखे दो,
ऑक्स कैसे जोड़ूं, ऑक्स ऑक्सालेट आयन होता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ हो, एक ऑक्सीजन यहाँ हो, सी, दो सी होते हैं ना उसमें, एक कार्बन ये रहे, कार्बन ये रहे, इससे ऐसे जुड़ जाए, इससे ऐसे जुड़ जाए, तो सी ओ ओ, दोनों कार्बन ऐसे जुड़े, मतलब ये ऊपर से ऐसे घूम के ऐसे आ जाए, ऐसे जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? जरा सोचिए, मेरी बात समझ में आई सबको? ये ऑक्सीजन ऐसे गोल गोल घूम के यहाँ पर CO है, यहाँ पर भी इनके बीच में बॉन्ड है और ये CO है, ऐसा हो सकता है? यस और नॉट? यस और ऐसा हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस ही बनेगा भाई, ये ऑक्सीजन एटम दोनों आर पार हैं, यहाँ पर इन भी दोनों आर पार हैं, तो ट्रांस बनेगा। बट क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होता, अब ये याद रखने वाली चीज है कि ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होता कि ऐसे ऊपर से नीचे करके ऐसे जुड़ जाए, तो ऑब्वियस है एक्चुअल में ऑक्सालेट आयन होता तो ये है ओ, यहाँ पर O नेगेटिव और ये O नेगेटिव। अब ये बीच में इतना स्पेस हो इनके कि ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड तक ऐसे जुड़ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए वो वाला पॉसिबल नहीं है। तो बचेगा कौन? सिर्फ प्लेटिनम वाला, यही, इसीलिए यही ट्रांस दिखाता है। अब याद रखने का तरीका देखो, इससे क्या बेनिफिट होगा कि एक क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन अब इसको याद रखना है कि अगर प्लेटिनम के साथ ईन होता है तो ईन ऐसे भी जुड़ सकता है। देखो ईन कैसे जुड़ रहा है, ये और ये क्या है, ये स्क्वायर प्लेन में है और ये ऊपर लगा है, इन दोनों के साथ तो ईन ऐसे जुड़ सकता है, लेकिन ईन भी आर पार अगर यहाँ जोड़ना हो तो ईन भी यहाँ नहीं जुड़ेगा कि एक ऊपर जुड़ा हुआ और एक नीचे जुड़ा हुआ है, ऐसे ईन नहीं जुड़ेगा कि आप यहाँ एक ईन लिख दें, ये ईन के लिए शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई बड़ा मॉलिक्यूल हो उसके लिए पॉसिबल होता है, तो यानी ऑक्सालेट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसे तो जुड़ सकता है। अब इस स्ट्रक्चर को याद रख लो। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. और ये ट्रांस है, वो सिस है, ये ट्रांस है, और ये एक है ऑप्टिकली एक्टिव, एक दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि अब ये भी इसमें याद रखना, प्लेटिनम के साथ अगर इन लगा हो एक साइड में और क्लोरीन इस दूसरी साइड में, तो अगर मैं यहाँ मिरर लगाता हूँ और मिरर लगा के और इसकी मैं फोटो निकालता हूँ मिरर के थ्रू, है ना, तो मिरर के थ्रू जो फोटो आएगी, क्लोरीन यहाँ आएंगे और एक यहाँ और एक यहाँ, तो देखो ये इन ऐसे बनेगा, दूसरा इन यहाँ लगेगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा ना, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है, मतलब परफेक्टली फिट नहीं होते हैं, ये लेफ्ट पैर का जूता और राइट पैर के जूते की तरह होते हैं। यहाँ दिखेगा, मैं इस मॉलिक्यूल को घुमा दूं, पलट दूं, तो ये ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स टू बी, है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में 3D में जब आप इसको पूरा फिट करके देखोगे तो एक लेफ्ट पैर का जूता और एक राइट पैर का जूता नजर आएगा, दैट इज वाई ये एक दूसरे पर फिट नहीं होंगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। फिट ना होने का मतलब इनका ऑप्टिकली एक्टिव होना है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो अब ये आपको याद रखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस वाली फॉर्म, ट्रांस वाली नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसका सेम बनाओगे मिरर इमेज तो इसको तो पलट के बड़े आराम से ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन बड़े आराम से फिट आ जाएगा, ये दोनों कहीं हो तो हम इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं होता। अब ये भी एक ही क्वेश्चन में आपको याद रखना कि ये एक्टिव है, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल आता तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये लर्निंग पैटर्न है ना। दूसरे में देखो उसने क्या कहा था भाई, दूसरा क्वेश्चन फिर से देखिए, यहाँ कह रहा है ये मॉलिक्यूल है अमोनिया 3 और ब्रोमीन 3, तो ये सिस इसका और ट्रांस इसका कौन कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा, कैसे कैसे मॉलिक्यूल बनेंगे, तो देखिए ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर में क्या होता है, अब इसका आइसोमर भी याद रखना पड़ेगा, तीनों अमोनिया एक साइड में है, ये रहे चार अमोनिया है, ठीक है, चारों अमोनिया एक साइड में नजर आ रहे हैं, ब्रोमीन देखो एक ऊपर लगा और एक नीचे लगा, ब्रोमीन, ठीक है, तो ब्रोमीन एक ऊपर और एक नीचे, तो मतलब प्लेन में लगा है, ये समझ में आ गया, इसको सिस बोलेंगे। जब ब्रोमीन इसमें से माइनस कर देंगे, अमोनिया जोड़ देंगे, तो देखो ब्रोमीन अंदर आ गया, सॉरी Br नेगेटिव, तो 3 ब्रोमीन हो गए, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया अमोनिया को हटा के, ये तीनों ब्रोमीन क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना इस मॉलिक्यूल को कैसे देखा जाता है, फेसियल और मेरिडियन बनाते हैं ये, और ये कैसे बनाते हैं वो जरा ध्यान से देख लेना, फिर से बना रहा हूं मैं, देखो ब्रोमीन एक अबव द प्लेन है, दो ब्रोमीन प्लेन में है,
है ना। तो अगर मैं इनको आपस में जोड़ता हूं ऐसे, ये क्या बनाएंगे, ध्यान दोगे तो ये इनको जोड़ने पर एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी। ये देखो ट्रायंगुलर फेस बन रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ट्रायंगुलर फेस बन रहा है, मतलब इसका ट्रायंगुलर फेस है जिसको टच किया जा सकता है। ट्रायंगल वाले फेस को तीनों ब्रोमीन को जोड़ने पर बार बार आपस का सेंट्रल एटम से बॉन्ड नहीं जोड़ रहा मैं, इनको नहीं जोड़ रहा, ये तो ऑलरेडी जुड़े होते हैं, सेंट्रल एटम वाले बॉन्ड नहीं जोड़ रहा मैं। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो 3 ब्रोमीन आ गए। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सेम अमोनिया के साथ में भी ऐसा कर सकते हैं आप। ये अमोनिया, अगर आपस में अमोनिया को बाहर से जोड़ता हूँ, ये अमोनिया यहाँ जोड़ दिया और ये यहाँ नीचे की तरफ से जुड़ेगा, डेफिनेटली ऊपर की तरफ से नहीं। ठीक है, क्योंकि नीचे है तो ये ट्रायंगल नीचे की तरफ बन गया, बन गया। Yes, sir. तो ये 2 ट्रायंगुलर फेस है, एक उल्टा है एक सीधा है, तो ऐसे में ये दोनों को, इन दोनों को बोलते हैं फेसियल। ट्रायंगुलर फेस हो तो फेसियल। क्लियर है, समझ में आ गया व्हाट इज फेसियल। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब दूसरा इसी का आइसोमर देखिएगा। 3-3 अगर जुड़े हो ना, ऑक्टाहेड्रल हो शेप और 3-3 ऐसे जुड़े हो, तब ऐसा होता है। तो ऑक्टाहेड्रल ये शेप है, इसमें भी 3 जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये अमोनिया और ये अमोनिया, ये तीनों अमोनिया मिलकर क्या बना रहे हैं, सी शेप बना रहे हैं। सी फॉर कैट, है ना। Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ये भी सी बना रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सी का मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाला सी बना रहे हैं, ऐसा नहीं बना रहे। देखो इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है, ये सी है, दूसरा सी ऐसे है प्लेन में जो इसको काटते हुए है ऐसे। ये समझ में आ गया कैसे है। Yes, sir. ये मेरे हाथ देखिएगा, ठीक है, एक सी ऐसे है, दूसरा ऐसे नहीं है, इसके सामने नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे। ये समझ में आया अब सबको, Yes, sir. है ना। वैसे ये दूसरा सी बना रहा है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा सी कौन सा बन रहा है, ये वाला दूसरा सी बन रहा है, सेकंड सी, है ना। तो एक सी और ये दूसरा सी, ऐसे करके दोनों सी बन रहे हैं। इसको बोलते हैं मेरिडोनियल। फेसियल में इनका ट्रायंगुलर फेस आमने सामने होता है, ट्रायंगुलर फेसियल, आप इसको ऐसे भी याद रखें, ट्रायंगुलर फेसियल। और मेरिडोनियल में सी बनता है, सी अपोजिट सी, एक दूसरे के उलट साइड में सी बनता है। यहाँ पर भी 3 अमोनिया और 3 ब्रोमीन है, और ये आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा कि ऐसा ये क्या बनाते हैं, आइसोमर बनाते हैं। तो ये फेसियल और मेरिडोनियल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी के अंदर इन्होंने फिर से एक, मतलब ब्रोमीन अगर हट लगेगा, अमोनिया हटेगा तो यहाँ से हट सकता है, और ये ऐसे दोनों बना सकते हैं, एक यहाँ जुड़ जाए एक यहाँ जुड़ जाए। लेकिन अगर ब्रोमीन और अमोनिया में कंडीशंस कुछ अलग हो जाए, तो जैसे यहाँ ये वही वाला सेम टू सेम, ये क्या था, ये सिस आइसोमर था। अगर सिस आइसोमर से बनाएंगे, रिएक्शन है ये सिस आइसोमर है, और इसमें हमने क्या किया, एक यहाँ से अमोनिया हटा दिया और यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिया, पहला चांस। दूसरे में उसने क्या किया है, और मॉलिक्यूल बना रखा है। अगर यहाँ से मैं अमोनिया हटा के ब्रोमीन जोड़ू तो मेरिडोनियल बन जाएगा। ठीक है, किससे बन रहा है, ये सिस आइसोमर से। अगर ये ट्रांस आइसोमर होता, ब्रोमीन दोनों आर पार, देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4 अमोनिया ऐसे जुड़े होते हैं, ये सी नहीं है, इट्स नॉट सी, कि 2 ब्रोमीन ऐसे जुड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। तो या एक दूसरे के आमने सामने नजदीक है, और बाकी के चारों अमोनिया भी एक दूसरे के नजदीक है, तो ये सिस आइसोमर था। अब इसका ट्रांस आइसोमर कौन सा है, अगर दोनों ब्रोमीन आर पार हो और ये चारों स्क्वायर में हो। अगर ये मोलिक्यूल ऐसा होता, ट्रांस में होता, तो तब अगर मैं ब्रोमीन को जोड़ रहा हूं अमोनिया को हटा के, तो यहाँ मैंने ब्रोमीन को अमोनिया को हटा के जोड़ दिया। तो ब्रोमीन, कोई भी अमोनिया हटा दो, चारों में से कोई भी एक अमोनिया अगर हट गया, सोचो ये हट गया जैसे इधर वाला, समझ में आया, और मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो ये क्या बन रहा है, इधर से सी बन रहा है, और इधर से भी ऐसे सी बनेगा। यस, अपोजिट सी बनेगा ना बेटा। यस सर। Yes, तो sir. ये मेरिडोनियल बनाएगा, ये फेसियल नहीं बना सकता। फेसियल में क्या होता है, 3 ब्रोमीन एक आमने सामने होते हैं, तो यहाँ 3 ब्रोमीन को आमने सामने कैसे रख सकता हूं मैं, इस मॉलिक्यूल में एक ब्रोमीन लगाना है, यहाँ लगाऊं यहाँ लगाऊं यहाँ लगाऊं, वो तो सही बनाएगा। 3 ब्रोमीन कब आमने सामने हो सकते हैं, जब ये वाला ब्रोमीन यहाँ ना लग के यहाँ लगाओ, तब मैं तीसरा ब्रोमीन जो है वो यहाँ लगा दूं, है ना,
ऐसे करके तो ये हो सकता है कि लो भी अब मैं यहाँ पर तीसरा ब्रोमीन लगा दूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये सी टाइप में बनेगा और दूसरा सी टाइप में बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैरिडोनियल हो जाएगा। बट क्या फेसियल बनाना हो तो कैसे बनेगा, 2 ब्रोमीन मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ NH3 हो, तब फेसियल बन सकता है, तब ये ट्रायंगुलर फेस ऐसे बनेगा। 2 ब्रोमीन चाहिए यहाँ, कहां पर, स्क्वायर में, इस स्क्वायर में 2 ब्रोमीन होने चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं है, एक बाहर से ले आता हूँ, चलो इसको रिप्लेस कर दिया तो एक ही आया, ये ब्रोमीन तो नीचे ही है तो वो सी टाइप ही बनाएगा, तो मैरिडोनियल ही बन सकता है इससे, ना कि फेसियल। हाँ भाई, क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। तो अगर ये सिस होता तो 2 बनेंगे, अगर ये ट्रांस होता तो एक ही बनेगा। अब क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ पूछ रखा था कि ये रिएक्शन है, हमें नहीं पता ये सिस है कि ट्रांस है, 2 आइसोमर प्रोड्यूस होंगे अगर वो सिस है, बिल्कुल सही है ना ये कंडीशन, सिस था तो मेरिडोनियल और ट्रांस फेसियल दोनों प्रोड्यूस हुए थे। 2 आइसोमर प्रोड्यूस होंगे अगर वो ट्रांस आइसोमर है, 2 आइसोमर प्रोड्यूस ट्रांस में 2 नहीं होते, ये गलत था। Only 1 isomer produced if reactant complex is trans isomer, एक ही प्रोड्यूस होगा अगर ट्रांस है तो, ये भी सही है ना, ट्रांस Yes. से मेरिडोनियल आ रहा था, है ना। ओनली 1 isomer produced if the reactant complex ion is cis isomer, cis है तो एक प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं, ये तो गलत था। तो भाई 1 और 3 सही थे, 1 और 3 कहां पर है, सेकंड वाले में, है ना। तो ये ऐसा कुछ है, अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था, जी सर। Yes, है sir. ना। तो वैसे करके आपको Yes, ये sir. और ये चीज, अब देखो अगर इसमें कुछ ऐसा हो कि आपको आइसोमर ही समझ में नहीं आते हैं, कौन सा आइसोमर क्या होता है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, पहले तो इन दोनों को याद कर लो, एक मॉलिक्यूल के सिस और ट्रांस तो आपको आ गए, यहाँ पर एक दूसरा टाइप मॉलिक्यूल है उसका भी सिस और ट्रांस आ गए, 4-5 ही है ऐसे, ज्यादा नहीं है, 2 तो आपने यही सीख लिए, तो 2-3 रह गए, अगर आपको लग रहा है तो पीछे वाली थ्योरी रिवाइज करके देख लो, उनको फिर से याद करो, एग्जाम्पल तो याद करने पड़ेंगे, फिर फेसियल और मेरिडोनियन इसमें आ ही चुका है ना, तो ये भी याद कर लो। तो देखो लगभग हम 50% कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में याद कर चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं। कोई पहली बार कर रहा है तो भाई ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, एक एक एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, 50% कॉन्सेप्ट तो यहीं से आ जाएगा, 50% और बचेगा, तो आप थ्योरी के ड्यूरिंग याद कर सकते हैं। ऐसे करके प्रीवियस क्वेश्चन से लगभग पूरे कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। अगर किसी ने थोड़ा बहुत बेसिक कर रखा हो, अगर बिल्कुल ही साफ है, उसको पता ही नहीं है आइसोमर क्या चीज है, फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती, तो उसको थ्योरी करवाई जाती। इसलिए आप लोगों को पहली बार जब हम थ्योरी करवाते हैं तो आपको कम से कम 60-70% चीजें याद रह जाएं, तो आपके लिए रिवाइज करना आसान हो जाता है ना। यस सर। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी क्या चीज होती है भाई, ये बताओ मुझे, पता है किसी को? डेंटिसिटी क्या होती है, किसी को नहीं आता? कोऑर्डिनेशन किसी ने नहीं कर रखा क्या बेटा, कोई तो बता दो। कर तो रखा है। तो फिर डेंटिसिटी तो आसान चीज थी ना, लिगेंड एटम कितनी साइड से जुड़ सकता है, उसी को डेंटिसिटी बोलते हैं। आप लोगों का ये वाला लेसन तो मेरे को बिल्कुल ही ऐसा लगता है साफ है। देखो चलो डेंटिसिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्या होती है डेंटिसिटी। कोई लिगेंड एक साइड से जुड़ता है, 2 साइड से, मेटल है, जैसे ईन था, हमें पता है ईन में इथाइलिन डाइअमाइन है ना, CH2 CH2 NH2, तो देखो इथाइलिन डाइअमाइन में मेटल के साथ 2 साइड से जुड़ सकता है ना, ये 2 साइड से, इसको बोलते हैं, इसकी डेंटिसिटी 2 है। यस, क्लियर है। अब क्लोरीन जोड़ रहे हो, क्लोरीन तो एक ही साइड से जुड़ता है, आपको लगता है क्लोरीन एक इधर से भी डोनेट करता है फिर एक और लोन पे डोनेट करता है, इसको 2-2 करता है? नहीं, क्लोरीन एक ही साइड से जुड़ रहा है, तो इसकी डेंटिसिटी 1 है ना। तो ये होती है डेंटिसिटी। क्लियर है, समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. अब अगर आपको लिगेंड जो जुड़ रहा है मेटल से उसका स्ट्रक्चर पता है, देयर आर लॉट्स ऑफ लिगेंड्स, तो उनका बारे में कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए, 20-30 लिगेंड्स हैं, अगर आपको वो अच्छे से पता है तो हम डेंटिसिटी को समझ सकते हैं। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, इसमें डेंटिसिटी कितनी होगी, कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए डेंटिसिटी पूछ रखी है। अब ये ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल के लिए
इस मोलिक्यूल की डेंसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके दांत हैं कितने, कितनी साइड से जुड़ सकता है मेटल से वो देख लेते हैं। नेगेटिव आयन है ये तो जुड़ सकता है डेफिनेटली। कितने नेगेटिव आयन है, 5 तो नेगेटिव आयन है। 3 3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी अपना लोन पे डोनेट कर सकता है ना। तो 5 और 3 8, 8 साइट हैं जिससे ये जुड़ सकता है। तो इसकी डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी इसकी 8 है। मैक्सिमम मैक्सिमम डेंसिटी, तो मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो इसकी 8 है। ठीक है, मैक्सिमम 8 है। तो ट्रांजिशन मेटल के साथ और इनर ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या आठों साइड से जुड़ सकता है, जैसे इसने बोला ये 8 8 दिखाएगा, या 6 और 8 दिखाएगा, 8 और 6, या 6 6 दिखाएगा, या 6 और 8 दिखाएगा। क्या होगा इसमें से, कोई गैस लगा सकते हो? चलो एक तरीका बता देता हूँ। इनर ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती है? एफ ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक का साइज डी ब्लॉक के साइज से बड़ा होता है। एफ ब्लॉक मेटल बड़ी है और ये मॉलिक्यूल भी बड़ा है। आसानी से मेरे हिसाब से तो इसमें 8 की 8 साइटें जुड़ जानी चाहिए, बड़ा है इसलिए। कोई छोटा मॉलिक्यूल, छोटा, अब जरा देखो ये छोटा मॉलिक्यूल और ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, 8 की 8 साइड से ऐसे जुड़ेगा तो यहाँ जुड़ने में ही काफी भीड़ भाड़ हो जाएगी जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगा, तो नहीं जुड़ सकता। मतलब ट्रांजिशन मेटल कम जुड़ेंगे और इनर ट्रांजिशन मेटल ज्यादा जुड़ेंगे, जुड़ने चाहिए ज्यादा। अब क्या ये ऐसा ही होता है? हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल का साइज सफिशिएंट हो, एटम्स का साइज, मेटल्स का साइज, और दोनों में 8 8 जुड़ता हो, ये भी सच है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उल्टा रिवर्स भी हो सकता है कि साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा हो और इसका परफेक्ट साइज और इसका जरूरत से ज्यादा है, तो भाई ये ज्यादा को नहीं जोड़ पाएगा, ये परफेक्ट साइज वाला 8 जोड़ लेगा, ये 6 जोड़ लेगा। बिल्कुल ही हो सकता है। अगर दोनों का ही साइज ठीक ठाक हो तो दोनों 6 भी जोड़ सकते हैं। तो सारी संभावनाएं हो सकती हैं। हमें सपने आते हैं कि इसका साइज परफेक्ट है कि नहीं, या परफेक्ट से ज्यादा है, परफेक्ट से कम है, हम गेस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर ये आपको याद होना चाहिए भी किसका साइज परफेक्ट है किसका नहीं। ये एक लर्निंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि किसका साइज किसके लिए कंपेटिबल है। और ये ड्यूरिंग द लेसन ये मैं तो करवाता हूँ बच्चों को, है ना। ये वाला क्वेश्चन आता होता है तो मैं लेसन के ड्यूरिंग ये करवा देता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो हम यहाँ पर कर लेंगे। तो भाई अब जरा आंसर देख लेते हैं। ये क्या गया था पता है, 6 and 8 आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो कॉमन ट्रांजिशन के लिए 6 है, इनर ट्रांजिशन के लिए 8 है। ये बोल रहा है मतलब पीछे देखिए, यानी ये वाला आंसर सही है 6 और 8। तो इनका साइज छोटा होता है, ये पूरी तरह से इसके साथ जुड़ नहीं पाता, इनका साइज परफेक्ट होता है। अब ये चीज तो एक्सपेरिमेंट से पता लगती है ना, तो ये चीज तो याद ही रखनी पड़ेगी। यस, क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. मैक्सिमम ये 8 दिखा सकता है, लेकिन वो सिर्फ इनर ट्रांजिशन के साथ 8 दिखा सकता है, वरना ये 6 ही शो करेगा। तो यहाँ इन्होंने बोल रखा था लिगेंड एक्ट एज हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड का मतलब 6 फॉर ट्रांजिशन मेटल बिकॉज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय। अब यहाँ इन्होंने एक रीजन दे रखा है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन मेटल की होती है वो 3 होती है, जबकि इनर ट्रांजिशन मेटल की जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो 3 और 4 से क्या इसके डेंसिटी पर फर्क पड़ता है? पड़ता है भाई, थोड़ा बहुत इसकी डेंसिटी पर 3 और 4 से भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ इन्होंने वो वाला लॉजिक दे रखा है और हम इसको बोलते हैं साइज। परफेक्टली साइज जो होता है उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो कुल मिला के याद रखना, लॉजिक कुछ भी हो, वट एवर द रीजंस आर, यू शुड हैव टू लर्न दैट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। जरा स्क्रीन पर जो चल रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन दे रखी है, पढ़िए और किसी को समझ में आती है तो मुझे बताइए। ठीक है, पढ़ो भाई, ये आप खुद पढ़िए। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? मैंने बोला था ना ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ये वैसे ही ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला। इसमें देखो क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू रोटेट ए प्लेन पोलराइज लाइट। अगर हम किसी प्लेन पोलराइज लाइट किसी मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो वो लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी को ही ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। समझ गए सभी?
Yes, sir. कि कुछ कंपाउंड Yes, है sir. ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. This property arises from the interaction of the electromagnetic radiation polarized light with the unsymmetrical electric field. तो भाई जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होता, एक हमारे लेफ्ट पैर के जूते के जैसा है, दूसरा राइट पैर के जूते के जैसा है. देखने में तो लेफ्ट पैर का जूता और राइट पैर का जूता एक जैसे दिखाई देते हैं, पर लेफ्ट वाला जूता राइट वाले में नहीं पहना जा सकता, ये सबको पता है. तो ये वैसा ही है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं, इसलिए लाइट एक तो लेफ्ट में उसको रोटेट कर देगा, उसी लाइट को दूसरा राइट में रोटेट कर देगा वो मॉलिक्यूल, इस वजह से होता है. दीज आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ए कायरल मॉलिक्यूल. कायरल मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से ये जनरेट होता है. मतलब कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? जो एसिमेट्रिकल होता है, जो सिमेट्रिकल नहीं होता है ना. तो वही ऐसा ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा. समझ में आ गया बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी? Yes, sir. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज. इनका मतलब इथाइलिन डायमाइन है या फिर इथेन 1,2 डायमाइन बोल सकते हैं. तो देखिए इसमें से कौन दिखाएगा. पहला मॉलिक्यूल, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले मॉलिक्यूल होते हैं डेफिनेटली उनकी जो मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है. ए बी, बी ए है ना, और ए बी. अगर इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, इसको लेफ्ट राइट घुमाएंगे, ऊपर नीचे घुमाएंगे, तो ऐसा ही मॉलिक्यूल हम दोबारा दिखा सकते हैं. बी बी ट्रांस में, ए ट्रांस में, और ए और बी यहाँ पर फिर से ट्रांस में, एक दूसरे के अपोजिट है. नेक्स्ट वाले में बी बी ए और ए. भाई ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, इसमें रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा. अगर इसके सामने मिरर लगा देता हूँ, देखो मिरर में अगर लेफ्ट जूता आप मिरर में शो करेंगे, लेफ्ट वाला, लेफ्ट पैर वाला, तो राइट जो है वो आपको क्या नजर आएगा? राइट वाला जूता उसके अंदर नजर आएगा. आता है? यस. Yes, sir. सोच के देखिए. तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हो रहा, लेफ्ट वाला जूता लेफ्ट ही नजर आ रहा है, जैसे ये देखो, ये वाला मॉलिक्यूल बनाना कितना आसान है कि आप सीधा सारे, तो बी तो सारे जोड़ रखे हैं, तो यहाँ भी ये बी जुड़ेंगे सारे, ऊपर ए है नीचे ए है, तो मिरर में बिल्कुल सेम डिट्टो नजर आएगा. तो अगर मिरर Yes, में सेम नजर आ Yes, रहा है तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता. अब हम कहें क्या ये सेम नजर आएगा, तो ये अगर सेम नहीं नजर आएगा तो ये तो हो सकता है ना, बट ये तो नहीं है. आंसर तो ये वाला है. तो अब ये चीज ध्यान रखने वाली होती है कि इसका मैं मिरर बना देता हूँ. चलो इसका मिरर बनाऊं, तो यहाँ ए आएगा, देखो मिरर के पास वाला पास दिखाई देता है ना, यहाँ बी आएगा, बीच में मेटल आएगा, फिर ये भी दूर चला जाएगा, दूर वाला दूर, और ये ए पास वाला पास. ऊपर ए है तो ए ऊपर ही नजर आएगा, बी नीचे है. तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल बने? बताओगे, इसको घुमा फिरा के इसके ऊपर फिट करना चाहे कर सकते हैं क्या? yes, sir. yes, sir. इसको सिर्फ ऐसे करके ऐसे रोटेट करूं मैं, तो ये बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ये वाला ए जो है वो दूसरी तरफ यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ गया, और ये बी इधर चला जाएगा. बिल्कुल एक बार बस टर्न ही तो करना 180 पर, और ये Yes, sir. इसके ऊपर फिट हो जाएगा. तो मतलब ये भी क्या है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट फिट नहीं होना चाहिए टर्न करने पर. नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो ये भी नहीं हो सकता. ये भी नहीं हो सकता. इसको टर्न करेंगे, ये भी एक जैसा है ना, इसको भी दूसरी तरफ टर्न करेंगे, ये भी नहीं हो सकता. अब इसकी बात, क्या ये है क्या? ये जो जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिरर रख लेते हैं. देखिए यहाँ मिरर रख लेते हैं मेटल में, ये जो पास वाला है पास बना दो, ठीक है. जो दूर वाला है इन है, वो तो इन है, यहाँ पर मैं इन लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है. फिर ऊपर से ए, नीचे बी. अब इसको क्या रोटेट करूंगा, तो ये ए इधर आ जाएगा, दूसरा बी इधर आ जाएगा, इन भी इधर आ जाएगा, ये पलट जाएगा ना. इसको भी तो रोटेट करके ऐसे किया जा सकता है, यस और नोट. तो ये भी तो बिल्कुल परफेक्ट फिट आएगा. Yes, sir. तो ये कैसे ऑप्टिकल एक्टिव है भाई? जब हमारे तो ये तीनों ही फिट नहीं हो रहे थे, तो चौथा भी हमारा तो फिट नहीं होना. अब यहाँ पर लर्निंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी. जो इन होता है, और वो इस तरीके से अगर इन आए ए बी वाले सिस्टम में, तो आप जब इसे पलट के इसके ऊपर लगाते हैं तो उसका अब और बिलो वाला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो बिगड़ जाता है. समझ में आया? जिसकी वजह से ये फिट नहीं आएगा हमारे जूते के जैसा.
तो ये वाला मॉलिक्यूल आपको याद रखना पड़ेगा कि ये शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग कि ये वाला मॉलिक्यूल शो करता है, ये वाले नहीं करते। इनको फाइंड कर लिया, ठीक है, इसको फाइंड करें तो ये भी हमें लगेगा कि ये भी नहीं है ना, बट ये है। तो इसका मतलब सिर्फ इसको याद कर लो कि इसको ऐसे करके फाइंड करने की कोशिश करोगे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो ये है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे Yes, से sir. 3-4 मॉलिक्यूल हैं जो याद रखने पड़ते हैं, 3-4 आइसोमर हैं, तो ये भी वन ऑफ द है, तो आपको समझ लो एक तो याद हो ही गया। अब इसको तरीका क्या है इसको चेक करने का, ठीक है। तो देखो भाई तरीका देखिए जरा, इन्होंने क्या बता रखा है, बी डी और ए वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रखी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, ए बी ए बी, ये वो मॉलिक्यूल है जो हम कह रहे थे कि इसका प्लेन, इसका तो हमने प्लेन डिफाइन कर लिया था, ए का, बी का भी कर लिया था, है ना, डी का भी कर लिया था। बचा कौन सा था, ये सी था अकेला, दिस वन। इसका प्लेन डिफाइन नहीं कर पाए थे, तो इसको दूसरा, एक तो मिरर इमेज होती है जिसे चेक करते हैं, दूसरा बोलते हैं कि अगर आप इसको दो बराबर हिस्सों में काट सकें, कोई प्लेन हो जिससे आप इस प्लेन को ऐसे करके, यहां से मान लो मैंने एक ऐसा करके ऐसा प्लेन बनाया कागज का, और इससे ए को हाफ काट दिया, बी को हाफ काट दिया, इन को भी हाफ काट दिया, ऊपर बचा ए, नीचे बचा बी, बराबर दो हिस्सों में नहीं कटा। तो अगर कोई मोलिक्यूल को कैस किसी भी एंगल से यहां से काट दूं मैं, तो इधर इन आ गया, इधर ए भी आ गया, तो यहां से भी नहीं कट रहा। किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेन से अगर आप दो बराबर हिस्सों में काट दें तो क्या होता है, वो सिमेट्रिकल हो जाता है और वो आइसोमर नहीं दिखाएगा। जैसे जूता है, आपके लेफ्ट या राइट पैर का जूता, आप उसे दो बराबर हिस्सों में काट ही नहीं पाएंगे, है ना, इस वजह से वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो अगर कोई दो बराबर हिस्सों में कट रहा है किसी भी तरह से, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता है, और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो बना रहा है वो हमारा आइसोमर नहीं हो सकता, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता। जो नहीं बनाता, किसी भी तरह से नहीं कट सकता, जैसे जूता है, उसका कोई ना कोई ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, उसकी मिरर इमेज बनाओ, वो अपनी मिरर इमेज से अपोजिट होगा। ये है बिहाइंड द सीन का रीजन। लेकिन कुल मिला के कुछ भी कर लो, याद तो करना ही पड़ेगा, सीधी बात, तो वो इन वाला याद करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, ठीक, sir. तो ऐसा कुछ है तो बताइए जरा, यहां से अगर हम कहें क्या हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी को क्या दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, इक्वल, बिल्कुल इक्वल पार्ट? नो सर। नहीं काट सकते, किस लिए भाई? अगर यहां से हम काटते हैं काट सकते हैं। नोज को, अंदर वाले ऑर्गन को मत देखना कि आप यहाँ कहो कि सर हार्ट थोड़ा लेफ्ट में होता है तो ये नहीं कटेगा। तो अगर मैं यहाँ से काट रहा हूँ अपनी बॉडी को, ठीक है, तो दो बराबर हिस्सों में कट सकती है, बिल्कुल इक्वल कट सकती है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इसमें, है ना, तो ऐसा करके कह सकते हैं। तो हमारी बॉडी, यस बेटा बोलिए, वकील बेटा आपका क्या क्वेश्चन है? क्यों ही काटेगा कोई बोला, अरे डॉक्टर करते हैं बेटा, डाइसेक्शन करते हैं ना ह्यूमंस का, है ना, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर डाइसेक्शन, ट्रांसवर्स डाइसेक्शन, अलग अलग एंगल से ह्यूमंस की बॉडी को काट के देखते हैं। तो मैं यही चीज जानना चाहता था कि क्या हमारी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। अगर हम कहें कि हाँ काटा जा सकता है, तो और वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, है ना, हम ऐसा कहें तो वो दोनों एक जैसे होंगे? नहीं होंगे, हमें लग रहा होंगे। हमारा लेफ्ट पैर राइट पैर के जैसा थोड़ा हो जाएगा, काट तो दिया हमें दो यस बराबर, सर। तो लेफ्ट और राइट पैर तो बराबर है नहीं, लेफ्ट वाला तो लेफ्ट पैर है, राइट वाला राइट पैर है, तो वो एक जैसे दिखते हैं बट है नहीं। इसलिए हमारी बॉडी को दो हिस्सों में नहीं काट सकते किसी भी तरह से, इक्वल दो हिस्सों में नहीं काट सकते। अब हम कहें कि सर आधा पैर इधर चले गए, आधे इधर चले गए, हाथ भी, तो भाई हमारे हाथ भी एक जो पर्टिकुलर ग्लव्स आते हैं ना हाथों के लिए, एक तो वो होते हैं जो वूल से, ऊन से हमारे घर में हमारी दादी नानी हमारी मम्मी बना देती है, वो तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में डाल सकते हो। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो मार्केट से आते हैं, मार्केट वाले लेफ्ट वाला राइट में नहीं डाल सकते, क्योंकि मार्केट वालों में वो उनका ऊपर वाला फेस अलग होता है हाथ का, अंदर वाला अलग होता है, अंदर वूल लगा होता है, ऊपर एक दूसरा रेजिन वगैरह या कुछ लेदर वगैरह लगा होता है। तो आप लेफ्ट वाला राइट में डाल के देखिएगा, ग्लव्स आपके हाथ में नहीं आने वाला, वो गड़बड़ उल्टा डल जाएगा। तो हमारे हाथ भी ऐसे ही होते हैं, बट हमारे हाथ हमें बराबर दिखते हैं, तो इसलिए हमें समझ नहीं आता
लेकिन पैरों का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि लेफ्ट पैर का जूता राइट पैर में नहीं डाल सकते आप, ठीक है। तो हम अगर बीच में से ऐसे काट देंगे तब भी हमारे हाथ और पैर दोनों अटकेंगे, और वो ऐसा नहीं कर सकते। तो हम ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंपली ये कह सकते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा अब। तो नेक्स्ट देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है। ये फिर से वही क्वेश्चन है, ये सारे ऑप्टिकल आइसोमर पीछे वाले ही हैं जो याद करने जरूरी है, आपको वो याद होने चाहिए, है ना। अगर याद हो गए एग्जाम्पल तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भी देखते हैं कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो देखो भाई, सीओ के साथ 2 इन और 2 क्लोरीन वाला, बाकी नहीं होते हैं, ये आप बना के देख लेना। सीओ के साथ 2 इन और 2 क्लोरीन वाला, सिस और ट्रांस, ये है सिस, ये मैंने सिस बना रखा है। और इसका ट्रांस कौन सा होगा, इसी का ट्रांस में क्लोरीन आर पार लग जाएगा, यहाँ क्लोरीन एक, यहाँ यस सर। क्लोरीन है, और इन जो है एक इधर लग जाएगा, एक मतलब एक इन इधर लगा होगा, दूसरा इन इधर लगा होगा, है ना। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि सीओ है, तो एक इन मैंने इधर लगा दिया, दूसरा इन मैंने इधर लगा दिया, ये हमने किया था, और एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, है ना। तो ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। तो सिस और ट्रांस तो हम ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सी होगा इन का सिस और ट्रांस, ये दोनों मॉलिक्यूल बना दिए, इनको चेक करो। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ये नहीं होगा, अभी अभी हमने पीछे किया कि ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होने वाला, सेम बनेगा ना, याद है। यस सर। यस सर। इसका ट्रांस वाला तो सिस वाला तो नहीं होने वाला है, डेफिनेट है। ट्रांस वाला ये मैंने बनाया, तो क्या इसको बना सकते हैं। अब इसको बनाएंगे तो ये 3D में घुमाएंगे तो ये लेफ्ट राइट नहीं जाएगा क्या, इसमें सिमेट्रिकल होगा क्या, इसे 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं क्या, वही वाला क्वेश्चन फिर से आता है, ये नहीं कटने वाला है। फिर 2 अमोनिया 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन, ये तो मेरिडियन और फेसियल बनाएगा, 3 3 वाला। तो यहाँ देखो सबके एग्जाम्पल्स के साथ में बना रखा है इन्होंने। सिस वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इनएक्टिव है ट्रांस वाले में, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसे 2 हिस्सों में काट सकते हैं। वैसे भी हम देखते हैं कि यहाँ इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये पलट के जा सकता है, लेकिन सिस वाले में ऐसा नहीं होता, ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव, पीछे एक एग्जांपल आया था, एक एग्जांपल ये है। पीछे वाले में क्या आया था, यहाँ इन लगा हुआ था, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर कुछ और लगा है, तो ये क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था। और अगर 2 इन लगे हो और वो सिस हो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता, मतलब इसका ये हमारे जूते जैसा होता है। लेकिन ये नहीं होता। ये मॉलिक्यूल सीधे सीधे याद करने हैं, पहली बार काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब आप पहली बार इन्हें करते हैं, लेकिन बाद में ये इजी लगने लगते हैं एक बार याद हो जाए तो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। यस यस सर। सर। तो अगर ये चीज आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रही है कि किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो भाई आपके जो नोट्स हैं, जो भी टीचर ने आपको भी पढ़ाया है वहां से जो ट्रांस आइसोमर जरूर पढ़ाया होगा, वहां पर ओक्टाहेड्रल के अंदर सिस और ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर कौन दिखाता है और कौन नहीं दिखाता, वो वाले एग्जाम्पल रट्टा मार लो, ठीक है। 3 4 एग्जाम्पल मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, और फिर आपको सारा आ जाएगा। इतना आसान है ये, ठीक है। बस वो 4 एग्जाम्पल याद करने हैं। आगे देखिए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई। अगर 4 अमोनिया होते हैं, यहाँ पर चाहे आप ऐसे लगा लो चाहे कैसे मर्जी लगा लो, सिस ट्रांस दोनों बना सकते हैं, सिस और ट्रांस तो बनेंगे। ये सिस का मतलब दोनों एक साइड, ये दोनों क्लोरीन एक साइड है, अमोनिया सारे एक साइड है। ट्रांस में क्लोरीन आर पार हो गए, तो क्लोरीन आर पार हो गए, भले अमोनिया आपको चारों के चारों स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्लोरीन तो आर पार हो गए, तो इसलिए ये ट्रांस हो गया। तो सिस ट्रांस ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये भी याद रखना है कि अगर 4 और 2 जुड़े हुए हैं, 4 ये और 2 ये, तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 एक है और 2 डाई डबल डबल डेंटिसिटी वाले हैं और 2 सिंगल डेंटिसिटी वाले हैं, इस तरह से टोटल 6 जुड़े हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें सिस वाला होता है, ट्रांस वाला नहीं होता। ऐसे याद करना होता है इसे, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। फिर Yes, अगर sir. 3 3 हो, तो 3 3 के लिए तो फेसियल और मेरिडियन मैंने आपको बताया था, है ना। क्या था फेसियल मेरिडियन में, मेरिडियन के अंदर एक सी बनाएगा, दूसरा उल्टा सी बनाएगा, देखो ये सी बन रहा है, प्लेन में सी बन रहा है, और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ सी बनेगा, इस सी को काटता हुआ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये सी वाला तो मेरिडियन होता है। और जो फेसियल होता है, ये फेसियल में क्या होता है भाई, ट्रेंगुलर फेस यहाँ है,
ट्रायंगुलर फेस यहाँ है, तो ये क्या बन गया, ये फेसियल बन गया। और दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, रट्टा मार लेना, फेसियल और ट्रायंगुलर, जो फेसियल और मेरिडियन है, एफएससी आइसोमर, फैस आइसोमर, फेस आइसोमर और मर आइसोमर बोलते हैं इसे। तो ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और अगर 4 और 2 के केस में जुड़ रहे हैं, ये भी इनएक्टिव होते हैं, सिस ट्रांस बनाते हैं लेकिन इनएक्टिव होते हैं, ये फेसियल मेरिडियन बनाते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो वो क्या होता है, सिस और ट्रांस भी बनाएगा, और इसका सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी बनाएगा। समझ में आ गए? यस यस सर। सर। तो याद रखना पड़ेगा, सीधी बात है ना। इसमें यही चीज थोड़ी मुश्किल लगती है कोऑर्डिनेशन में, आइसोमेरिज्म ही। टेट्राडेंटेड लिगेंड क्या होता है भाई, जिसके 4 दांत होते हैं, 4 साइड से एटम जुड़ सकते हैं, दैट इज टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो देखो जरा, ये टेट्राडेंटेड लिगेंड है। फॉलोइंग लिगेंड इज हेक्सा बाई ट्राई टेट्रा, तो कौन सा है? देखो इसमें नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर सकती है, 2 नाइट्रोजन लगे, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो ये 4 दांत हैं इसके, तो ये टेट्राडेंटेड है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आसान है ये 2 क्वेश्चन, है ना? Yes. Yes, sir. यस एक सर। मिनट का भी नहीं है, तो सीधा सीधा इन्होंने बाकी कहानी यहाँ लिख रखी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो याद रखना 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है जो अपना डोनेट कर सकते हैं, डोनर एटम। ये मॉलिक्यूल क्या है भाई, स्क्वायर प्लेनर Yes, sir. है ना, ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर देखते हैं हम स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, क्या खास है। स्क्वायर प्लेनर आइसोमर कैसे बनाता है? तो स्क्वायर प्लेनर में देखो इन्होंने क्या दे रखा है, मेटल है, फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़े हुए हैं, SCN जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। 4 सब के सब क्या जुड़े हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, 4 चीजें जोड़ रखी हैं। अब ये कह रहा है ये टोटल आइसोमर कितने दिखाएगा, टोटल पूछा, तो टोटल में ऑप्टिकल भी आएंगे और नॉर्मल सिस ट्रांस भी आएंगे, सारे आएंगे, सब बताने हैं। तो टोटल कितने हो सकते हैं? तो देखो एक और चीज आती है, लिंकेज आइसोमर भी आएगा। अब वो क्या है, ये है SCN, ये है NO2। अब इसका उल्टा भी जुड़ सकते हैं ये, यानी SCN की जगह पर ये इससे सल्फर से जुड़ने की बजाय नाइट्रोजन की साइड से भी जुड़ सकता है, ये NCS भी जुड़ सकता है, NCS, है ना। तो उल्टा जुड़ेगा, मतलब इसी मॉलिक्यूल को पलट दूं, बाकी सब जो दिखा रहा है ना ये, तो इस मॉलिक्यूल को पलटने पर, नाइट्रोजन से जोड़ने पर भी वो सब बाकी के दिखाएगा। तो जितना इसके साथ दिखा रहा है, बाकी के सब उसके अपोजिट के साथ, तो डबल तो अपने आप हो जाएंगे जितने भी बनेंगे। NO2 में क्या होता है, ऑक्सीजन की साइड से भी जुड़ता है, O2N, ऐसा भी होता है ना। तो ये इसका लिंकेज ही पलट गया, तो ये भी जितने ये NO2 इन सब के साथ दिखा रहा है आइसोमर, फिर ONO2 ONO भी उतने ही उनके साथ दिखाएगा, तो ये भी एक्चुअल में डबल टाइप में हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, और प्लस क्या करना है, सिस ट्रांस टाइप में तो दिखाना ही है इनको कि वो सिस ट्रांस कौन सा कैसे दिखाएगा। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन क्या है? तो ये भी आइसोमर वाला है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर वाले आइसोमर ऑक्टाहेड्रल के बजाय आसान होते हैं गैस करने, याद रख लेना। तो यहाँ देखो ये टोटल 12 बनाएगा, कैसे बनाएगा? यहाँ देखो SCN और NO2, ये एम्बीडेंटेट है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल जो 2 साइड से जुड़ सकता है, दे शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। वो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, सल्फर से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, कंसिडरिंग बोथ लिंकेज एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर भी आपको देखना पड़ेगा और ज्योमेट्रिकल भी, ABCD अगर हम मानते हैं, तो ये C और D बदल जाएंगे बाद में, है ना। तो क्या होगा, तो टोटल देखो इन्होंने कैसे कर रखा है, कंसीडरिंग दोनों को, टोटल पॉसिबल 3, 1 से 3 बनते हैं। अगर ABCD तीनों अलग हो ना, तो इससे 3 आइसोमर बनते हैं। लेकिन अब यहां ध्यान रखना, SCN को बदल दिया, ये खुद 2 दिखाएगा, पलट जाएगा, ये NO2 भी 2 दिखाएगा, ये भी पलट जाएगा, और ये दोनों का जोड़ से टोटल क्योंकि 3 दिखा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 4, 3 × 4, तो टोटल 12 हो जाएंगे। ये समझ में आया भाई? और याद रखना ये 3 यस कैसे सर। दिखाता है ABCD, ये अपने नोट्स में जरूर चेक करना कि 3 कैसे दिखाता है, बना बना के देखना, हायर प्रियोरिटी, लोअर प्रियोरिटी, मतलब क्लोरीन को बदल दो, फ्लोरीन को बदल दो, लेफ्ट की जगह राइट कर दो, तो वैसा कुछ। जैसे मैं अब आपको यहाँ थोड़ा सा इसका आइडिया बता देता हूँ कि मेटल है,
यहाँ ए लगा है, यहाँ बी लगा है, ठीक है, यहाँ सी लगा है, यहाँ डी लगा है। अब अगर इसी में ए की पोजीशन को फिक्स रखते हैं हम, ए की पोजीशन फिक्स है, डी और बी को बदल दें, डी को सी से बदल देते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ आ गया सी, यहाँ आ गया डी, और ये हो गया बी। एक बदल दिया, डी और सी की पोजीशन बदल दी, है ना। अब दूसरा डी और सी से अलग बन जाएगा, डेफिनेट है, डी और सी को बदल देंगे तो बी और डी को बदले तो तब भी अलग बनेगा कि सेम रहेगा? सोचो, बी और डी को बदल दें, बी जो ए और सी के साथ में था पहले, अब बी यहां आएगा तो ये ए और सी के साथ ही रहेगा, डेफिनेट है, सही है ना। और डी भी ए और सी के साथ है, और इस तरफ से अगर यहाँ डी आ गया तो भी वो ए और सी के साथ, तो ये तो नहीं कुछ बदलने वाला, यानी बी और डी को बदलने का कोई फायदा नहीं है। डी और सी को बदलने पर फायदा हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे? डी पहले ए और सी के साथ था, अब देखो डी क्या है, डी ए के साथ नहीं, अब बी और सी के साथ है। क्लियर है? ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. ऐसे ऐसे करके इनका इंटरचेंज किया जाता है, सभी का एक एक करके। और ये 3 टाइप बनते हैं, तो तीसरा बताओगी, एक ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा बताओ फिर कौन सा बनेगा? मेटल के साथ ए की पोजीशन को फिक्स ही रखें, तो तीसरा क्या बना सकते हैं? ए के साथ बी, और इसमें देखो ए के साथ बी और सी आ गया, इसमें ए के साथ बी और डी आ गया, बी डी और बी सी। तो कुछ और बचा? अगर मैं बी को यहां ले आऊं इस जगह पर, यहाँ बी आ गया, आर पार चला गया, बी को बदल दिया ना, पहले बी दोनों का सेम था, है ना। अब मैं बी को सामने ले आया और यहाँ कर दूं सी, यहाँ कर दूं डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो ये तीसरा बन गया। Yes, sir. तो ये 3 बनते हैं एक से। अब कमाल की बात है कि ये अकेला 2 दिखाएगा, ये सल्फर की साइड से, मान लो ये ए जो है वो एक बार सल्फर की साइड से जुड़ेगा तो तीनों सल्फर की साइड वाले बनाएगा, है ना। फिर दूसरी बार वो नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा, तीनों नाइट्रोजन की साइड से दिखाएगा। क्लियर है? yes, sir. तो Yes, ये 1 3 दिखा रहा है, इसके 2 बन जा रहे हैं, इसके भी 2 बन जा रहे हैं, तो ये टोटल 4 हो गए, और 4 जो है वो 3 दिखाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 12 आएगा। समझ में आया बेटा ये कैसे हुआ? yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब ये आपको थोड़ा सा घुमा देने वाला लगा हुआ, सर ने क्या एबीसीडी करके कर दिया ना भाई। सीधी बात, यू शुड हैव टू लर्न अबाउट द आइसोमेरिज्म। ये 2 3 ही है, एक तो ऑक्टाहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। इनके कैसे कैसे बनते हैं, कौन दिखाता है ऑप्टिकल, कौन दिखाता है लिंकेज, है ना। ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आप दिल लगा के आधा घंटा लिख कर याद कर लेते हैं इनको, याद हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, Yes, sir. है ना। तो ये आइसोमर आपको याद करने, इस लेसन में अगर मुश्किल काम है किसी का तो वो आइसोमर वाला है, तो इसलिए इससे 3 बनते हैं। अब देखो ये रट्टा मार सकते हो, अगर चारों अलग हों तो उससे 3 बनते होते हैं। अब उसमें अगर एटम अलग आ गए तो यहाँ थोड़ा सा और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है SCN और NO2 की वजह से, तो वो टोटल 12 बनाता है। बस ये डिफरेंस आपको याद करना है, इतने से भी काम चल जाएगा। और ऐसे से 2 3 एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ये बहुत आसान है भाई। ऑक्सीजन स्टेट मेटल की कैसे निकालते हैं, देखिए। क्रोमियम वाटर 6 जुड़े हुए हैं, क्लोरीन 3 बाहर हैं, क्रोमियम बेंजीन जुड़ा है, 2 बेंजीन जुड़े हैं। फिर यहाँ क्रोमियम साइनाइड 2 है, ऑक्सीजन देखो ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। पहले चलो इनको सॉल्व करते हैं, आसान सा है ये। वाटर 6 है, वाटर पे कोई चार्ज होता है क्या? No, sir. नहीं होता, तो 6 वाटर, इन पे कोई चार्ज नहीं No, है। sir. लेकिन क्लोरीन बाहर 3 लगे हैं, इसका मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव है ना, Yes. पूरा कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव। तो Yes, भाई sir. वाटर पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो क्रोमियम ही 3 पॉजिटिव होना चाहिए फिर तो, और तो कोई है ही नहीं इसमें लिगेंड। क्लियर है? तो क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई? 3 पॉजिटिव वाले कितने हैं? चारों में 3 पॉजिटिव दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो भाई इससे तो कोई एलिमिनेट हो नहीं रहा। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बेंजीन ऊपर 0 चार्ज है, बेंजीन पर कोई चार्ज होता है क्या? No, sir. No, sir. बेंजीन पर कोई चार्ज नहीं और ऊपर भी 0 चार्ज है, तो ऑब्वियस है क्रोमियम यहाँ 0 ऑक्सीजन स्टेट में होना चाहिए। तो 0 ऑक्सीजन स्टेट में या तो सी है या डी है। देखो सेकंड वाला 0 0 है ना, तो सी या डी में से हमारा एक ऑप्शन राइट है, तो पहले दोनों अब एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। ये थोड़ा खतरनाक लेवल का है, थोड़ा सा देखने में भयंकर लगता है क्योंकि इसमें गलती हो जाती है बच्चों से। क्रोमियम के साथ साइनाइड जुड़े हुए हैं 2,
जोड़ दिए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का एटम जुड़ा है, सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, ध्यान रख लेना, और सिंगल एटम दो जुड़े हुए हैं, सिंगल एटम दो, O2 नहीं है, इट इज नॉट O2। समझ में आ गया? सिंगल एटम पर क्या होता है, याद रख लेना, सिंगल एटम पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज सिंगल एटम पर। यस, क्लियर है? जी Yes, सर। Yes, यस sir. सर। ये लिगेंड पर जो चार्ज है वो आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा देखो, O2 अकेला O2 जुड़ा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है अकेला, ब्रैकेट के अंदर O2 है, वो बाहर था। फिर नेक्स्ट क्या है, अमोनिया जुड़ा हुआ है, ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, साइनाइड पर 1 नेगेटिव होता है। तो देखो ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज 0, साइनाइड पर 1 नेगेटिव, दो साइनाइड जुड़े हैं, कितना आएगा, 2 नेगेटिव। और यस सर। एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है, ऐसे ऐसे दो जुड़े हुए हैं, तो ये 4 नेगेटिव आ गया। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो 4 नेगेटिव ये हो गया, 2 नेगेटिव ये हो गया, तो टोटल 6 नेगेटिव हो गया। 6 नेगेटिव तो अंदर है कॉम्प्लेक्स के अंदर, बाहर कितना है, बाहर K2 लगा हुआ है, यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 नेगेटिव है, क्योंकि K पर 1 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 2 नेगेटिव है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, अंदर sir. 6 नेगेटिव है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पर 2 ही नेगेटिव बचता है, तो क्रोमियम क्या होना चाहिए, 4 पॉजिटिव, तभी तो 2 नेगेटिव बचेगा। यस 6 सर। नेगेटिव से 4 पॉजिटिव है ना, बस ऐसे करके निकाल सकते हो। जनरली बच्चे एक्स करके निकालते हैं, भाई मुझे एक्स करके निकालने में प्रॉब्लम होती है, मैं ऐसे नहीं निकालता, मैं सीधा ऐसे ही सोचता हूँ। चॉइस इज योर्स। ये समझ में आया मेरा मेथड, या एक्स करके निकाल के दिखाऊं, वो भी निकालना आता है मुझे, ऐसी बात नहीं है। क्रोमियम को एक्स मान लो, फिर प्लस में क्या करेंगे, साइनाइड दो दो लगे हुए ना, प्लस में 2 नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन 2 है, प्लस में 4 नेगेटिव, और इक्वल किसके कर दो भाई, इक्वल -2 है ना टोटल चार्ज, तो ये तो आपको यस। दिखाना ही पड़ेगा। -2 एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब एक्स इक्वल क्या आएगा, -2 और -4 -6 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है, तो एक्स इक्वल 4 आ गया, यानी 4 पॉजिटिव, तो क्रोमियम 4 पॉजिटिव। ऐसे भी शो कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यस सर। सी वाले ऑप्शन में तो 6 पॉजिटिव है, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, 4 वाला सही है। बस क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होता है भाई, आप लोग इसमें बस ये वाला मॉलिक्यूल को ध्यान रखिएगा कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा खतरनाक लेवल का दिखा रहा है, ठीक है, बाकी सब सही है, यानी डी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है भाई, तो यहाँ इन्होंने शो करके भी दिखा रखा है, 6 माइनस करके 4 4 जो भी शो कर रखा है। आगे होमवर्क क्वेश्चन है, तो भाई होमवर्क क्वेश्चन 10th 11th 12th, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग करके देखिएगा। वही है, इन्होंने कुछ नहीं पूछा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब सारे आइसोमर पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर, नोमेनक्लेचर, नेम तो आप लोगों को आता होगा ना, नेम कैसे, वाटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वा, टेट्रा एक्वा, अमोनिया, डाई अमाइन, है ना, कोबाल्ट, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव लगा हुआ है, तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। कोबाल्ट और 3 पॉजिटिव में, ये आप कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखो कितनी आएगी, क्लोराइड, दैट्स इट। तो ऐसे करके ये नेम निकलते हैं, दैट्स सो सिंपल। ये आपके रेफरेंस के लिए आंसर्स भी दे रखे हैं, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? फर्दर ऑन का आंसर्स फिर से दे रखे हैं, दैट्स इट। 11 12 क्वेश्चंस ये आपके होमवर्क के लिए। व्हाट डू वी, हमने अब देखो क्या क्या सीखा भाई इसमें, ऑप्टिकल आइसोमर आए, स्ट्रक्चर्स आए, है ना, एक्स की वैल्यू और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सीखा। ठीक है, तो कुछ ये चीजें हमने आज के लेक्चर में सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही करेंगे भाई। ये बिटली लिंक मैंने यहाँ पर भी दे रखा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बिटली लिंक पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा मॉड्यूल वगैरह जो भी कुछ है, और सभी मॉड्यूल में पीवीआईक्यू में सारे इसके अंदर हैं, बिटली लिंक में सब मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो भाई आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पर, ठीक है, और मैं सर को बोलता हूँ रिकॉर्ड